हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग फैकल्टीज़ अलग अलग सब्जेक्ट के कंपाइलेशन को लेकर आते हैं। मैं स्कीम्स और सोशल इश्यूज़ जो न्यूज़ में है उनका कंपाइलेशन लेकर आता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस महीने यानी कि अगस्त महीने में जो स्कीम्स न्यूज़ में रही उन सभी का हम क्या करना है, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा एक प्रतिज्ञा प्लस बैच है, बहुत ही बेहतरीन ये बैच है आप सभी के लिए। और इसकी खास बात क्या है कि ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। इस बैच के अंदर में जब आप एनरोल करते हैं तो प्रतिज्ञा का बेनिफिट ये है कि आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेंगे तो 100% आपको रिफंड मिल जाएगा। प्रतिज्ञा प्लस यानी कि जो प्लस है उसका बेनिफिट क्या है कि हर वीक में एक क्विज होगा और उस क्विज के अंदर में आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आप इसको मिस मत करिए। आज ही आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और ये बैच कंप्लीट आपकी तैयारी कराएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। लेकिन एनरोल करते समय पर आपको कोड कौन सा यूज करना है, PRT लाइव कोड यूज करना है आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इस सेशन की PDF हो या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सारी जो PDF हैं आपको वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम को शुरू किया गया। इस स्कीम के 3 कॉम्पोनेंट हैं। इस बार के जो बजट है उसमें 3 जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम है, कुछ जो फ्रेश एम्प्लॉय है उनके लिए है, कुछ एम्प्लॉयर के लिए है, और मेन जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर EPFO में कौन कौन एनरोल करता है, ऐसे सारी की सारी चीज़ें। तो बजट 2024 में अनाउंस हुआ है 3 स्कीम टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड हायरिंग इन द फॉर्मल सेक्टर, कि फॉर्मल सेक्टर में हायरिंग को बढ़ाने के लिए, फॉर्मल सेक्टर के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए इसके लिए हुआ। द स्कीम विल प्रोवाइड बेनिफिट टू एम्प्लॉयर्स एंड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हु हैव एनरोल्ड इन द EPFO। EPFO आप सभी जानते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके अंदर में दोस्तों अगर आप एनरोल करते हैं, जैसे मान के चलिए आप पहली बार जॉब कर रहे हैं तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा और जो आपको जॉब दे रहे हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये दोस्तों। तो 3 स्कीम क्या क्या है, जैसे स्कीम A अगर देखा जाए जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है और कोई फर्स्ट टाइम EPFO में एनरोल कर रहे हैं, तो अंडर दिस स्कीम all newly joined employees in the formal sector will receive direct benefit transfer of 1 month salary in 3 installment up to 15,000 rupees। एलिजिबिलिटी क्या है, EPFO में एनरोल होना और सैलरी कितनी, 1 लाख रुपए तक की सैलरी हो पर मंथ, तो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में अप टू 15,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। द एम्प्लॉयज हैव टू मैंडेटरली अंडरगो अ फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स फॉर रिसीविंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब मिलेगी जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स से जाएंगे। एक ऑनलाइन एक कोर्स होगा जिसका आपको कंप्लीट करना रहेगा, उसको पूरी वीडियो देखना रहेगा। दूसरा क्या है, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा स्पेसिफाइड स्केल को डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें दोनों को, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर दोनों को, विद रेस्पेक्ट टू देयर EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सभी जानते हैं कि EPFO में जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए स्कीम C, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, जो जॉब दे रहे हैं, गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स EPFO कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एप्लीकेबल एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर हैं जो आपका अपनी तरफ से जो हिस्सा दे रहे हैं उसको रीएम्बर्स किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अगर वो एडिशनल एम्प्लॉय को हायर करते हैं प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक चीज आप देख सकते हो। तो इन शॉर्ट इसका क्या है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, एंड जितना एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करेंगे, जितना आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब EPFO आपको पता होना चाहिए। EPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1952 का एक्ट है। मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, किसी कानून के तहत स्थापित की गई जो बॉडी है उसको हम क्या नाम है, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का था, उसके तहत में इसको स्टैब्लिश किया गया। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन
और इसको देखा जाए ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या है दोस्तों, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको हम उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम भी आम भाषा में बोलते हैं। तो उड़े देश का आम नागरिक आप सभी जानते हैं, हमारे देश में कई ऐसे रीजन थे जहां पर एयरपोर्ट नहीं ही था। हमारे देश में कई बार जो फ्लाइट्स की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती थी कि आम आदमी फ्लाइट को कभी लेता ही नहीं था। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की गई और अभी कहा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट विल सीक एक्सटेंशन फॉर रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम बियॉन्ड इनिशियल 10 ईयर। पहले शुरू में 10 साल के लिए इस स्कीम को लाया गया था, अब कहा जा रहा है 10 साल से ज़्यादा इसका हम एक्सटेंशन लेंगे। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी। उड़ान, प्लीज नोट करिएगा, उड़े देश का आम नागरिक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो स्मॉल एंड मीडियम सिटीज हैं जहां पर एयरपोर्ट नहीं है, कई जगह पर एयरपोर्ट हैं बट वहां पर फ्लाइट नहीं चल रही हैं, वहां पर कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना। अब मान के चलिए कोई न्यू फ्लाइट किसी रीजन में जा रही है, वहां पर उतना ट्रेवल करने वाले लोग ही नहीं है, तो इकोनॉमिक लेवल पर वायबिलिटी नहीं होती है ना, पैसा नहीं है, कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगी जब उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जो उसका घाटा हो रहा है उसकी फंडिंग कौन करेगा, जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जैसे ही रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फ्लाइट्स चलने लग जाएंगी, धीरे धीरे जो हमारे देश के अंदर में जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स हैं, वो क्या करेंगे, एयर फ्लाइट लेना शुरू करेंगे, जिससे एक तो ये मार्केट बहुत बड़ी डेवलप होगी, प्लस में ऐसी सिटीज में जब कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी तो इसके कारण में दोस्तों टूरिज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। रीजनल कनेक्टिविटी के साथ में कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, ये सब चीजें, बिजनेस, ट्रेड, ये सब चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस स्कीम के अंडर में मेन ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा क्या था, प्राइस, एयर फेयर, जो किराया था उसको हमने क्या कहा कि जो प्लेन है उसके अंदर में जो 50% सीट है उसमें हमने टिकट के प्राइस के ऊपर में कैपिंग करी थी, जिससे आम आदमी के बजट में रहे, जिससे वो फ्लाइट के थ्रू जा सके। क्या किया हमने, 2500 रुपीज पर आवर ऑफ फ्लाइट, ऐसा हमने कैप कर दिया। मान के चलो 2 घंटे की फ्लाइट है तो क्या 5000 रुपये, 1 घंटे की फ्लाइट है तो क्या 2500 रुपये। ठीक है, क्लियर है। और वायबिलिटी गैप फंडिंग मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी एयरलाइंस को, क्योंकि एयरलाइंस अगर मान के चलिए किसी ऐसे रीजन में फ्लाइट को लेकर जा रहे हैं जहां पर उनकी टिकट ही फुल नहीं हो रही है, और क्योंकि एयर का कैप हो गया, फेयर प्राइस का कैपिंग हो गई, तो रेट भी नहीं बढ़ा सकते, तो उनका जो गैप हो रहा है किसके बीच में, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, वो कितना कमाने का सोच रहे थे, और उनको जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। एंड एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो क्या करेगा, इस वायबिलिटी गैप को मीट करने के लिए करा जाएगा। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, 2500 रुपये पर आवर वाला। ठीक है, तो एक फैक्ट नोट करिएगा, भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। ये तब है जब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन बाय एयर चलती ही नहीं है। हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर छोटे बड़े कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, जहां पर एयरपोर्ट बने भी हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा खुद सोचो, एयरपोर्ट के साथ में एक और बहुत बड़ी चीज होगी, जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेंगे, एयरपोर्ट बनना शुरू करेंगे, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत चीजें यूज होंगी। तो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे जॉब क्रिएशन भी होगा। डायरेक्ट जॉब क्रिएशन तो हो गए, इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन भी बहुत सारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जियो पारसी स्कीम, ये भी न्यूज में था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन, एक तरफ जब हम जिक्र करते हैं कि पूरे देश के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, कुछ ऐसे समुदाय, कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जहां पर उनकी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक आइडियल रिप्लेसमेंट रेट होता है ना, कि जितनी पॉपुलेशन का स्वर्गवास हो रहा है उतनी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन पैदा होते रहे, वो नहीं हो रहे। ऐसी एक परेशानी जो पारसी समुदाय है हमारा, जो पारसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनमें देखा गया, जहां पे कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन आ ही नहीं रही है। इसके कई सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है हायर एजुकेशन, डिले शादी के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि एक वो जो बीमारी का भी एक कारण छोटा बहुत कहा जाता है, बहुत सारे कारण थे।
तो कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस में साइंटिफिक एडवांसमेंट सारी चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो पारसी समुदाय है, जो पारसी धर्म के लोग हैं, वो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़े। तो उसके लिए जियो पारसी स्कीम थी। तो यूनियन मिनिस्ट्री के जो हैं, क्या नाम है, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जियो पारसी स्कीम से रिलेटेड एक पोर्टल को लॉन्च किया हाल ही में। तो जियो पारसी स्कीम न्यूज़ में है। तो 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो यानी कि 10 साल हो गए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर में आता है ना, ठीक। नेचर क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए स्कीम दो तरीके की होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि उसमें जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो फंडिंग को आपस में शेयर करते हैं, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन का, पारसी पॉपुलेशन का, उसको हमें चेंज करना है। उसको चेंज कैसे करेंगे? बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक प्रोटोकॉल, स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन एंड टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। तो आप अगर देखेंगे इसमें 3 कंपोनेंट है। मेडिकल कंपोनेंट क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा पारसी कपल को फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। कई ऐसे भी चीजें हैं जहां पर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो ये भी चीजें। हेल्थ ऑफ कम्युनिटी कंपोनेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू पारसी कपल फॉर चाइल्ड केयर एंड असिस्टेंस ऑफ एल्डरली पीपल। ये भी चीज करी जाएगी जिससे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ सके। एडवोकेसी कंपोनेंट, यहां पर आउटरीच प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे पारसी पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि आपकी जनसंख्या कम हो रही है, आप अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए। ठीक है, तो याद रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पारसी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2014 में इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो फैक्ट अगर देखें, महाराष्ट्र में हाईएस्ट पारसी की पॉपुलेशन है, उसके बाद में गुजरात में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 6 कम्युनिटीज एज माइनॉरिटी ग्रुप अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। कौन कौन है माइनॉरिटीज में? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, जिनको हम पारसी बोलते हैं। क्लियर है, ये भी चीज नोट करिएगा। उसके बाद में आता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम। इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप सभी कभी गांव गए होंगे वैसे वास्तविकता में, और गांव के अंदर में आप सभी ने कई बार आपने नोट किया होगा कि वहां पे ना पंप चलता है, डीजल से पंप चलते थे पहले, पानी के पंप सिंचाई के लिए। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाले पंप आ गए, बिजली से चलने वाले। डीजल वाले से ही पॉल्यूशन हो रहा है, और जो किसान है उसकी खेत मतलब जेब से ही पैसा जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ से यूज कर रहे हैं? कोयले से यूज कर रहे हैं। तो उसके कारण में भी क्या है दोस्तों, वहां पर भी पॉल्यूशन भी और पैसा भी जा रहा है। तो क्यों ना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाए। तो इसके लिए पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर पावर्ड जो सोलर पंप हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे हर किसी फार्मर को, जिससे सिंचाई के लिए अब उनको डीजल के ऊपर में, पेट्रोल के ऊपर में, मोटर के ऊपर में नहीं डिपेंड करना पड़ेगा, ना ही बिजली के उसके ऊपर में, सोलर एनर्जी के थ्रू वो करेंगे। दूसरी चीज, उन सोलर जो प्लांट है वहां से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, जिससे फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है उसे भी हम अचीव कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ पर जो एमिशन होता है, जिसके कारण में दोस्तों क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। हमारा 2070 तक का टारगेट है कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों फार्मर की इनकम भी इंक्रीज हो पाएगी। तो रिसेंट इसकी डेडलाइन को इसलिए इंक्रीज किया गया क्योंकि इसमें जो हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन से मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऐड सोलर कैपेसिटी अप टू 34,800 मेगावाट बाय मार्च 2026। तो इसके में कंपोनेंट क्या क्या? सबसे पहला 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड कनेक्टेड सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट लगाए जाएंगे फार्मर्स के लिए। बी कंपोनेंट क्या है? 14 लाख यानी कि 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप। मैंने आपको बताया ना, दोनों कंपोनेंट बताया था, एक जहां पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, दूसरा सोलर पंप दिए जाएंगे, तीसरा सोलराइजेशन ऑफ 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। ठीक है, और जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप सोलर पंप का यूज करके अपनी बिजली पैदा करेंगे, उसके बेसिस पर आप क्या नाम है वहां पर सिंचाई करेंगे। और साथ में क्या जो आपके पास में एक्स्ट्रा है
सोलर जो पैनल लगाए जा रहे हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसको आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक, तो इससे बेनिफिट किसको होगा, फार्मर्स को भी बेनिफिट है, एनवायरमेंट चेंज में भी कंट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूशन है, एमिशन भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल कौन कौन है, इंडिविजुअल फार्मर एलिजिबल है, ग्रुप ऑफ फार्मर एलिजिबल है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है, पंचायत एलिजिबल है, कोऑपरेटिव्स एंड वाटर यूजर एसोसिएशन में एलिजिबल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। कई सारे स्टेट्स में ये चीज़ बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जिससे हम अपने डिजायर्ड टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। तो दैट इज वाई इसको हमने 2026 तक क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है लखपति दीदी स्कीम। आप सभी जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप मेजर अगर आप देखेंगे तो वुमेन द्वारा लेड है। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं एटलीस्ट इतना तो अर्न कर रहे हैं एक साल के अंदर में 1 लाख रुपए, तो उसको बोला जाता है लखपति दीदी स्कीम। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस किया है लखपति दीदी स्कीम को महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, तो ये लखपति दीदी स्कीम है क्या, 2 अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेन करना, जिससे वो इतना अर्न कर सके, कितना, एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर एनम पर हाउस होल्ड, इतना एटलीस्ट अर्न कर सके। दिस इनकम इज कैलकुलेटेड फॉर एटलीस्ट फॉर एग्रीकल्चरल सीजन और बिजनेस साइकिल। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कोलैटरल फ्री लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड करना, आप देखेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड करना जिससे वो ज्यादा बेहतर क्या कर सके, अर्न कर सके। तो लखपति दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको नेसेसरी जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है, 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट अचीव करना 2024-25 तक। ठीक, अब बात आती है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के ऊपर में। कुछ ये स्कीम थी जो लास्ट ईयर न्यूज में, मतलब लास्ट मंथ न्यूज में थी, उनको हमने देख लिया। अब आता है लैक ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज। एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की, यूपीएससी स्टूडेंट्स की जान चली गई। राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिला। तो आपने देखा होगा शहरों में बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, बेसिक जो नीड है वही नहीं है। आप इसे समझने की कोशिश करें, इसके बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, रैपिड पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, आप देखेंगे बहुत सारी जो सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम उनका खराब होना। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप देखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज देयर हैव बीन वेरियस ट्रेजेडीज अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिक सिविक एमिनिटीज नहीं होने के कारण में हमारे देश में, पूरे देश में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं पिछले महीने में। तो बेसिक एमिनिटीज का मतलब क्या है, जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल फैसिलिटी है, वो सर्विसेज हैं जो कि जीवन जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शहर हो चाहे वो रूरल एरिया हो। वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डेली एक्टिविटी को पूरा करने के लिए वो चीजें होनी ही चाहिए। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले वाटर सप्लाई, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे आप गांव में रहते हो, पानी की जरूरत है। प्रोविजन ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर घर में होना, ये पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए। सैनिटेशन, साफ सफाई, सीवेज कनेक्शन, गार्बेज का डिस्पोजल, पब्लिक टॉयलेट का होना, हाइजीन होना, लिविंग कंडीशन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी दोस्तों बेसिक एमिनिटीज के अंदर में आता है। रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल पावर का होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे घर के लिए, चाहे रेजिडेंशियल यूज के लिए, चाहे कमर्शियल यूज के लिए। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेल मेंटेन रोड होना। आइए हमारे एरिया में हम दिखाते हैं आपको वेल मेंटेन रोड क्या होती है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढों में रोड बनी है। एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लाइक बसेस, मेट्रो सर्विसेज फॉर कम्यूटिंग एंड कनेक्टिविटी। हेल्थ केयर, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर, ये सब चीजें क्या है, बेसिक एमिनिटीज के अंदर में आती है, बेसिक सिविक एमिनिटीज के अंदर में आती हैं। एजुकेशन, आपके पास में एक्सेसिबल एजुकेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस, जो कि एक्सेसिबल हो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। पब्लिक सेफ्टी, अभी हाल ही में कोलकाता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, वो दर्शाता है कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक प्लेसेस का सेफ होना कितना इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस,
फायर डिपार्टमेंट, अदर एजेंसीज, जिससे पब्लिक स्पेस को सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट लाइटनिंग, जो विजिबिलिटी को एनहांस करे, नाइट टाइम में सेफ्टी को एनहांस करे। आप देखेंगे मैक्सिमम शहरों के अंदर में स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, नाम के लिए लगा भी दी गई है, जलती ही नहीं है। ये कितना बड़ा कंसर्न है। आप देखिए, अब 2024 में हम स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर होगा तो आप फ्लडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लीननेस को मेंटेन कर सकते हैं और ऐसी जो दुर्घटनाएं हुई उनको आप रोक सकते हैं। पब्लिक स्पेसेस, पार्क का होना, प्लेग्राउंड का होना, ऐसी कम्युनिटी के लिए यूज वाले एरिया का होना जो आप यूज कर सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, अपने वॉक के लिए, जनरल चीजों के लिए। 2010 में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको वॉश बोलते हैं, ह्यूमन राइट के नाते। गोल 6 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी इन्हीं की बात करता है कि अगर पब्लिक हेल्थ के लिए हमें बेहतर करना है, एसेंशियल है पब्लिक हेल्थ के लिए, कौन है? वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, क्लियर? तो हीट रिलेटेड वल्नरेबिलिटी भी बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे इस समय पर कहीं पर फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम चोक कर गया तो उसके कारण फ्लैश फ्लड आ गया, कहीं पर डैम कोलैप्स कर रहा है। इंडिया एक्सपीरियंस इस समय पर हीट वेव भी किया है काफी ज्यादा, जिसके कारण मिलियंस ऑफ घरों के बाहर रहने वाले लोगों को नुकसान हुआ। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉप का फेलियर। अब नुकसान क्या होता है हीट वेव का? एक तो फसल खराब होती है, बाहर जो काम करें उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्रॉप फेलियर बहुत इंटेंस हो जाता है। अच्छा, डिजास्टर क्यों हो रहा है? ये जो कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो सबसे बड़ा कारण है। जो पब्लिक स्पेसेस को खत्म किया जा रहा है वो कारण है। अर्बन एरिया के अंदर में जो पेड़ों को काटा जा रहा है वो कारण है। लेक्स को खत्म किया जा रहा है वो कारण है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लस में ऐसा नहीं है कि यहीं तक ही सीमित है, मैन मेड कोलैप्स भी बहुत सारे हुए हैं रिसेंट पिछले 2-3 साल में देखा जाए। जैसे मोरबी ब्रिज गुजरात में कोलैप्स किया जिसमें 140 लोगों की जान चली। आप सोच रहे हैं 140 लोगों की, तो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण में डेफिशिएंसी हो रही है बेसिक कम्युनिटीज में? तो सबसे पहला कारण तो पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्बन एरिया में विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लगातार रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जिसके कारण में इनकंसिस्टेंट सप्लाई हो रहा है एसेंशियल सर्विसेज का। दूसरा कारण है हाई पॉवर्टी रेट, जो बेसिक एमिनिटीज के ऊपर में एक्सेस को लिमिट कर देता है। फॉर एग्जांपल मोर देन 90% ऑफ हाउसिंग अर्बन एरिया के अंदर में वो क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, अब आपके पास उतना पैसा नहीं है तो बेसिक सर्विसेज, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ओनली 18% ऑफ स्लम एरिया हैव प्रिकॉरियस एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। आप ये समझिए, स्लम एरिया में, अब ये कल परसों में पढ़ा रहा था कि आप देखेंगे बहुत सारे घरों के अंदर में जार से पानी मंगाया जाता है। वो क्यों मंगाया जा रहा है? वो इसीलिए मंगाया जा रहा है क्योंकि पीने का पानी एक्सेसिबल नहीं है। नॉन नोटिफाइड स्लम्स को अगर आप देखें, इनसफिशिएंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक कारण है जिसके कारण में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ये चीजें आप देखेंगे। डिस्पाइट इनिशिएटिव्स लाइक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन, मैनी प्रोजेक्ट्स अंडर दिस स्कीम फेस्ड डिलेज और फंडिंग, वीक गवर्नेंस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पुअर सर्विस डिलीवरी, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, ये इन चीजों को और ज्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, जिसके कारण में बेसिक एमिनिटीज के अंदर में डिफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ओवर कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, हर चीज को कंक्रीट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, सेफ लिविंग कंडीशन पे नुकसान हो रहा है। लिमिटेड कम्युनिटी इंगेजमेंट है प्लानिंग के अंदर में, टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है, बॉटम टू अप्रोच चल ही नहीं रही है। डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेसिस पर, जो सर्विसेज को एक्सेस में रिस्ट्रिक्ट करता है। ये सारी चीजें हैं, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। आप अगर देखेंगे अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना भी और एक रिपोर्ट भी आई है। वो घटना क्या हुई है दोस्तों, आप सभी को ध्यान है, कोलकाता में रेप केस। और एक रिपोर्ट कौन सी आई है? रिपोर्ट आई है मलयालम, जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां के अंदर में कैसे महिलाओं के साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके रिगार्डिंग एक हेमा कमेटी को क्या क्या पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो वहां से सबसे बड़ी 2 कंसर्न निकल कर आई इस रिपोर्ट के अंदर में। एक, महिलाओं को काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में सेक्सुअल फेवर देना पड़ता था, ये सबसे बड़ा कंसर्न, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था।
और दूसरा, जो काम मिलता भी था वो ऐसा मिलता था और वहां पर जो पेमेंट है, जो फैसिलिटीज हैं, वो मेल काउंटर पार्ट के एस्पेक्ट पे बहुत खराब हुआ करती थी। तो ये रिपोर्ट है। तो की इश्यूज जो इस रिपोर्ट में है, सबसे पहला क्या, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड असॉल्ट। रिपोर्ट ये कहता है कि अगर महिला को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो उनको सेक्सुअल फेवर देना पड़ता था अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। जो रिफ्यूज करती थी महिलाएं कोऑपरेट करने से, उनको साइडलाइन कर दिया जाता था पावरफुल मेन के द्वारा। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ फैसिलिटीज। जहां पर काम मिल भी रहा है वहां पर महिलाओं को वर्क प्लेस पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी। तो चैलेंजेस क्या है वुमेन सेफ्टी के लिए, आपने कोलकाता में भी देखा। तो वुमेन सबसे पहला चैलेंज क्या है, वो स्टीरियोटाइप को फेस करती हैं, सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशन है उसको फेस करती हैं कि, और उसके कारण में जो उनकी ऑटोनॉमी है, जो डिग्निटी है, वो अंडरमाइन होती है। आप ये देखेंगे एक कांस्टेंट अलर्टनेस, विजिलेंस बनाकर रखना पड़ता है कि क्या मैं सेफ हूं। ये बल्कि सेफ्टी का काम किसका है, गवर्नमेंट का है, पुलिस पर्सनल का है, ठीक है। डिस्पाइट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, इंडिया स्टिल फेसेस वाइड स्प्रेड सेक्सुअल हरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एनसीआरबी का डाटा कहता है 2022 के अंदर में ओवर 400 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जो रिपोर्ट किए गए। और ये सिर्फ रिपोर्ट वाले, कल ही मैंने एक आर्टिकल आपको पढ़ाया कि मैक्सिमम महिलाएं तो रिपोर्ट ही नहीं करती है सोशल स्टिग्मा के कारण में। ये चीजें हैं। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पुअरली लिट स्ट्रीट, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड। इनएडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो क्या करता है, इस हैरेसमेंट को और बढ़ा देता है, असॉल्ट को और बढ़ा देता है। ये सारे के सारे कंसर्न हैं। विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड, कई बार आपने देखा होगा महिलाएं जब कंप्लेंट लिखाने के लिए जाती हैं तो महिलाओं को ही क्या किया जाता है, ब्लेम किया जाता है। महिलाओं का ही क्या होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। विमेन फ्रॉम रिपोर्टिंग, उसके कारण में महिलाएं रिपोर्ट ही नहीं कर पाती, कहती है मेरे ऊपर ही ब्लेम आएगा। सब्सटेंस अब्यूज, हायर रेट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद मैनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग परपेट्रेटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। बहुत सारे क्रिमिनल ड्रग्स अल्कोहल को लेकर महिला के अगेंस्ट में क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं। ये भी एक चीज है। और आप देखेंगे जस्टिस सिस्टम इतना डिले हो जाता है कि अपने आप में चीजें डिनाइड सी लगती हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप देखेंगे जो ऑफेंडर्स होते हैं वो, उन्हें पता है कि मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये भी एक कारण है। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एफआईआर रजिस्ट्रेशन, आप एफआईआर लिखाने जाएंगे तो पुलिस जो वर्क फोर्स है वो इतना ज़्यादा प्रॉम्प्टली आपके एफआईआर के ऊपर में एक्शन नहीं लेंगे। पहली बात तो एफआईआर ही नहीं लिखेंगे। कई बार आपने ये भी नोट किया होगा कि वो क्वेश्चन फर्दर महिला से ही करेंगे। तो लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, ये भी एक क्रिएट करता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो फैक्ट अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 का इंडिया की जो रैंकिंग है 177 कंट्रीज में से 128 है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अराउंड 30% ऑफ वुमेन इन इंडिया 15 टू 49 ईयर्स के बीच में देखा जाए तो उनको फिजिकल, सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला ही मिला है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं दोस्तों वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। और खासतौर पे कोलकाता वुमेन का जो रेप केस हुआ, जो डॉक्टर का रेप केस है, उसके बाद में तो ये एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, पॉक्सो एक्ट है, पोश एक्ट है, विशाखा गाइडलाइंस हैं। पोश एक्ट कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। ये सब होने के बावजूद वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें देखनी पड़ती है जो अल्टीमेटली वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वुमेन का फ्रीडम, वुमेन के वेल ऑफ को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही था। आई होप आप सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।